नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो दमदार एक्शन लिया है आजमगढ़ मामले में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित बस्ती में छेड़छाड़ और हमले के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो 7 आरोपी फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ कोशिश जारी है और साथ में 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त आजमगढ़ के सिकंदरपुर गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये बड़ा एक्शन जो लगातार लिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अभिषेक, जरा बताइए किस तरह की गंभीरता और किस तरह की सख्ती इस मामले में देखी जा रही है? जी प्रीति, बिल्कुल आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है 10 जून का है, जहां पर एक दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर उसके परिजनों पर और उनके घर वालों पर जो है मारपीट हुई थी। और इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा किया था, विवाद खड़ा किया था, जिसके बाद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले का पूरा संज्ञान लेते हैं और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी आजमगढ़ को सख्त निर्देश देते हैं। जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस हरकत में आती है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर शुरू होता है। जिसके बाद वहां पर लापरवाह इंस्पेक्टर अरविंद पाड़े को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद 19 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के लिए टीमें जो है गठित कर दी गई है। कार्रवाइयां शुरू हो गई है। फिलहाल एसपी ने 4 टीमें गठित की है जो अन्य 7 फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। साथ ही साथ उन 7 फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का रिवार्ड घोषित किया जा रहा है। अभी तक जो बातें निकल के आई, जो खबर निकल के आ रही है कि एसपी ने सीओ सगड़ी को फटकार लगाई है और साथ ही साथ उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है और जल्द ही माना जा रहा है कि सीओ सगड़ी पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं सीओ सगड़ी भी इसमें पूरी तरीके से लापरवाह दिखे थे। जो अभी तक प्रथम जांच आया है उसमें सीओ सगड़ी पर भी तलवार लटकी हुई कार्रवाई की। बिल्कुल, तो किसी भी कीमत पर इस मामले में ढिलाई बरतने देना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पुलिस के आला अधिकारी जिनकी तरफ से लापरवाही इस मामले में दिखाई दे रही है तो उन पर भी अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन पर क्या कार्रवाई की जा रही, कब तक गिरफ्तारी इनकी हो पाएगी? देखिए, इसमें कुल 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जेल जा रहे हैं और जो 7 लोग फरार हैं जिनके लिए हमारी टीमें अभी भी लगी हुई हैं उन पे मैंने 25-25 हजार रुपये का 7 पे इनाम घोषित कर दिया है। कब तक गिरफ्तारी कर ली जाएगी? मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और अब बात राज्य के एक और बड़े मामले की, बात 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की। तो इसका आधा रास्ता साफ हो गया, यानी कि अब यूपी सरकार 31,661 पदों पर काउंसलिंग कर सकती है और इन पदों पर भर्ती कर सकती है। इससे पहले 9 जून को कुछ शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड पर कर दिया था, यानी कि रोक दिया था इसमें भर्ती प्रक्रिया को। बात अगर आज के हाईकोर्ट के फैसले की करें तो हाईकोर्ट डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। तो हाईकोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उसके बाद लगभग 31,661 जो पद हैं उन पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। और ऐसे में अब आधा रास्ता हम कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षकों में से वो साफ होने जा रहा है। जबकि इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिन 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगाई थी तो वो फिलहाल ऐसे ही जारी रहेगी। तो आज के हाईकोर्ट के फैसले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। तो यानी कि 31,661 पदों पर भर्ती हो सकती है। अब कहीं से कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक अज्ञात शख्स ने बॉम्ब उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अज्ञात शख्स ने डायल 112 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ 50 वीआईपी इलाकों को भी निशाना बनाने की बात कही गई। इसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है। 5 कालिदास मार्ग पर डॉग स्क्वाड के साथ जो दल हैं सुरक्षा में जुटे हुए वो पूरी मुस्तैदी से तैनात नजर आए। इसके अलावा जो वीआईपी इलाके हैं वहां भी सुरक्षा को चौकस कर दिया गया है। तो इससे पहले भी इसी तरह की धमकी मुख्यमंत्री को दी गई थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तारी की थी।
यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा उत्तर प्रदेश 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर उत्तर प्रदेश के सीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही 50 स्थानों पर बम धमाके करने की धमकी दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5KD समेत आसपास के वीवीआईपी इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड ने सघन चेकिंग की है मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5KD की, और इसके अगल बगल का जितना भी इलाका गौतमपल्ली और 5KD से जुड़ा हुआ है वहां भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। बीते दिनों महाराष्ट्र के मुंबई और पूना से भी 2 युवक गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री का एक्सेस आम आदमी के लिए काफी आसान हो जाता है कई दफा, चूंकि वो बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं और पूरे देश में बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में उभरे हैं। कई अलग अलग प्रदेशों के चुनाव में भी मुख्यमंत्री सक्रिय रहते हैं, लिहाजा इस तरह की धमकी को बहुत ही गंभीरता से ले रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अभी फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ वकीलों ने आज पैरवी की थी, फिर भी कोर्ट को अपनी बात नहीं समझा पाए। तो पिछले 23 दिनों से अजय कुमार लल्लू लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। वहीं प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। संदीप सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी पर 17 जून को सुनवाई होगी। राजस्थान से बस विवाद में संदीप पर एफआईआर दर्ज है। पाकिस्तान से उड़ता हुआ टिड्डियों का दल प्रयागराज से होते हुए धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच गया है। टिड्डी दल के 3 दलों ने चित्रकूट के आधा दर्जन गांव पर धावा बोला है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो टिड्डी दल 3 दलों में बैठकर प्रयागराज से बरगढ़ से होते हुए मऊ तहसील, माणिकपुर तहसील के कई गांवों पर घुसे हैं। जहां जहां से गुजरे हैं वहां इन्होंने काफी नुकसान किया है। तो लाखों की संख्या में टिड्डियां हैं जिन्होंने खेतों पर अपना जमावड़ा बनाया है। ग्रामीण अब डर रहे हैं कि ये उड़ती आफत उनकी पूरी मेहनत को चट कर रही है। ये कल परसों रात में प्रयागराज में हाल्ट किए थे रात में, और प्रयागराज में ऑपरेशन किया गया। वहां से जो बचे हुए दल थे प्रयागराज में, वह 3 किलोमीटर के रेडियस में थे। बचे हुए कौशाम्बी मऊ से होते हुए वो मध्य प्रदेश के और यूपी के बॉर्डर पर ऊपर टहलते हुए जंगलों के ऊपर होते हुए हमारे मानिकपुर के ऊंचाडी के एलिया बड़ैया गांव में वो स्टे किए। आगरा में एटीएम में चोरी का मामला है। जगदीशपुरा में सिंडिकेट बैंक के एटीएम में कुछ बदमाश घुसे और 6 लाख रुपए का कैश चुराकर चले गए। हैरानी की बात यह कि बदमाशों ने एटीएम को तोड़ा नहीं है, बल्कि चाबी और पासवर्ड के जरिए एटीएम खोला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका यही है, अंदेशा यही है कि एटीएम में चोरी करने वाला या तो कोई इंजीनियर है या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसे एटीएम के बारे में गहरी जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आई यहां से, और इससे कहीं ना कहीं ये पता भी चल रहा है कि जो बदमाश हैं उनके दिमाग कितने तेज हैं। तो हर तरह का तोड़ उन्होंने निकाला है। बगैर एटीएम को तोड़े 6 लाख का कैश यहां से निकाल लिया। जो चाबी से उसको खोला गया है, और जो अंदर के सेफ हैं उस पे जो 2 पासवर्ड हैं उसके माध्यम से उसे खोलकर उसमें से एक ट्रे निकाल ली गई है, जिसमें करीब 6.5 लाख रुपए जाना बताया गया है। सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे हैं उनका परीक्षण कराया जा रहा है। हाथरस में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में करीब 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये वीडियो सामने आया है मारपीट का, जिसमें 2 पक्ष आपस में कुछ इस कदर भिड़े कि कई लोग देखते ही देखते घायल हो गए। तो जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। खबर अमरोहा से, जहां थाना धनोरा के गांव आसिकपुरा में मामूली बात को लेकर एक भाई ने अपने छोटे भाई को बेरहमी से पीट दिया।
तो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जिसे देखकर हैरानी होगी वाकई में कि कैसे एक भैया और भाभी अपने छोटे भाई को बुरी तरह से पीट रहे हैं। इस दौरान किसी ने बचाने की कोशिश भी नहीं की, तो शायद लोगों को भी लगा कि भाइयों के बीच का मामला है, इसलिए कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया और बड़ा भाई बेरहमी से अपनी पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई को बीच सड़क पर पीटता रहा। तो तस्वीरें आप देखिए, भैया हैं, बड़े भैया जो अपने छोटे भाई को अपनी पत्नी के साथ मिलकर पीट रहा है और आसपास भी लोग खड़े हैं क्योंकि एक परिवार का, एक घर का मामला है। लेकिन काफी देर तक ये मारपीट और सड़क पर इस तरह से हंगामा चलता रहा। ललितपुर में दबंगों ने एक घर में घुसकर छेड़छाड़ की। लड़की के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। हालांकि आरोपी सभी को धमकाते हुए वहां से भाग गया। दरअसल पहले भी पीड़ित परिवार इस शख्स की शिकायत कर चुका था और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने एक बार फिर पीड़िता से छेड़छाड़ का प्रयास किया। और दर्दनाक खबर महोबा से आई, जहां पत्थर खदान में आकाशीय बिजली गिरी और इतनी जोर से धमाका हुआ कि 3 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला कबरई थाना इलाके के पहरा गांव का है, जहां खदान में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उसी वक्त आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने से खदान में इतनी तेजी से धमाका हुआ कि 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को खदान से निकाला गया। खदान के ठेकेदार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जांच को भी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य में ट्रूनेट मशीनें अपना काम करना शुरू कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर इन मशीनों को गोवा से मंगाया है। इसकी औपचारिक शुरुआत आज की मुख्यमंत्री ने ही और कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सक्रिय है। उन्होंने बताया कि अब कोरोना के जांच में और उसकी रिपोर्ट आने में काफी तेजी आ जाएगी। पूरे प्रदेश को आज हम एक साथ पहले चरण में कोविड-19 जांच की RT-PCR की मशीन के साथ जोड़ने के बाद अब नॉन कोविड हॉस्पिटल में ट्रूनेट मशीन की सुविधा के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों 4 कमिश्नरी का स्वयं भी दौरा किया था, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, और इन सभी मशीनों की आवश्यकता किस रूप में उन सभी जनपदों में है, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ पर शासन स्तर की टीम को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया था। 18 पॉजिटिव मामले निकलने के बाद सीएम हेल्पलाइन ऑफिस को सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद ऑफिस के कुछ फ्लोर को सील भी कर दिया गया है। तो गोमती नगर में ये ऑफिस है जहां पर कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 का जो दफ्तर है वहां तक कोरोना पहुंच गया है और अब तक 18 लोग इस दफ्तर से पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि अब इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और देख सकते हैं आप कि पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। कल शाम को ही इस बिल्डिंग को सील किया गया, जब यहां से 9 लोगों की रिपोर्ट और पॉजिटिव हो गई और कुल 18 लोग ऐसे हो गए जो इस दफ्तर से पॉजिटिव निकले हैं और बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए और लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि भी ऐसे कौन से कितने लोग हैं जो इस संक्रमण से प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि कुल 700 से 800 लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक करीब कुछ दिनों पहले एक लड़की ऐसी थी कर्मचारी यहाँ पे जिनमें कोरोना के सिम्टम थे। जब उनका टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकली। उसके बाद से उनके आसपास जो लोग बैठते थे कंप्यूटर पे उनकी भी टेस्टिंग करी गई तो वो भी पॉजिटिव निकले और कल कुल मिलाकर के सीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल इस दफ्तर में कुछ दिनों
तक काम बंद रहेगा। फिलहाल इस दफ्तर के जरिए पूरे प्रदेश को कोऑर्डिनेट किया जाता था और पूरे प्रदेश से जो भी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आती थी उनका निस्तारण करने के बाद जो संबंधित जिले थे उनको अपडेट करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए निर्देशित किया जाता था। लेकिन अब फिलहाल ये दफ्तर जो है कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। प्रयागराज में नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं किसी ने ख्याल नहीं रखा। तस्वीरों को भी आप देखिए। चुनाव के दौरान सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नंदगोपाल नंदी भी यहां मौजूद थे। साथ ही फूलपुर से सांसद भी थे। इन नेताओं के कुछ ऐसे समर्थक थे जिन्होंने ना तो मास्क पहना था, ना ही दूरी का ख्याल ही वो रख रहे थे। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब सब लोग दूर मास्क लगाए, ठीक है। देखिए, मैं तो आपने मेरे को देखा, मैंने हमेशा कहा है, अभी मैं सबको आगे उतरा भी था तो सोशल डिस्टेंसिंग बोलता रहा हूँ। तो हमारा फर्ज है लोगों को बोलना, दूसरों को समझाना। कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, मगर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और आगरा की बात करें तो यहां कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है और मौत का आंकड़ा भी अर्धशतक लगा चुका है। बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो देखिए जरा, बगैर मास्क के कितने आराम से लोग घूम रहे हैं, जबकि आगरा शुरुआत से ही काफी सेंसिटिव रहा है और यहाँ मामले लगातार बढ़ते बढ़ते अब 1000 के पार पहुंच गए हैं। जबकि मृत्यु की अगर बात करें, मौत की बात करें तो 50 लोगों की मौत यहाँ हो चुकी है। आगरा में 1008 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं अब तक और 56 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ एहतियात किस तरह से बरती जा रही है, इसका नमूना आप देखिए। किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। भगवान टाकी चौराहे का पास का इलाका है ये, और तमाम लोग या तो कैमरा देख के मास्क लगा लेते हैं या फिर पुलिस को देख के मास्क लगा लेते हैं। लेकिन आप देखिए, तस्वीरें इस बात की गवाह है कि यहाँ किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि शहर की हालत क्या हो रही है, किस तरह से लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब यहाँ 5, 7, 8, 9, 12, 14 मरीज ना आते हों कोरोना के। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि लोग खुद कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं कि आ कोरोना मुझे मार, और इसी का नतीजा है लोग मर भी रहे हैं और लोग एडमिट भी हो रहे हैं। और तमाम जद्दोजहद के बावजूद कोरोना का आंकड़ा आखिरकार 1008 के पार चला ही गया है। इसके बावजूद लोग अब तक सचेत नहीं हुए हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। चलिए फिलहाल खबर दमदार में एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे जल्द ही। states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खबर दमदार। खबर जौनपुर से है, जहां की मल्हनी से एसपी विधायक पारसनाथ यादव का निधन हो गया। वो 71 साल के थे और जौनपुर से ही राजनीति करते थे। अखिलेश सरकार में पारसनाथ यादव कैबिनेट में मंत्री भी रहे, 2 बार सांसद भी चुने गए। पारसनाथ यादव काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस दौरान काफी इलाज भी कराया, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस ली। कानपुर देहात के रसूलाबाद में शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल 6 साल का बच्चा एक दिन से घर से लापता था। इसके बाद उसको ढूंढने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसका शव मिला है। हालांकि बच्चे की मौत कैसे हुई है, किसने मारा है, क्या उसके साथ हुआ है, फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं। लेकिन परिजनों को भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि गाँव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकते। कौशाम्बी के आरटीओ ऑफिस के में शव मिला है। ये लाश किसकी है, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को आशंका है कि किसी ने कहीं और हत्या करके शव को यहां फेंक दिया है। सुल्तानपुर में ट्यूबवेल से सिंचाई करने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करौंदी कला का ये मामला है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हो रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ के रहने वाले? तो खबर दमदार में अभी बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड की।